हेलो प्यारे बच्चों, यदि आप भी 2026 में मैट्रिक का एग्ज़ामिनेशन देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने पर आपका फिजिक्स चैप्टर 1 का टोटल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव से होने वाले हैं वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चैप्टर 1 कंप्लीट कीजिए, इस वीडियो को देखिए। तो चलिए बच्चों, जल्दी से हम लोग आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है वो है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ठीक है, तो आप सब ने पढ़ा है बच्चों कि समतल दर्पण द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, परावर्तन का कोण कैसा आता है, यानी कि परावर्तन कोण कहाँ पर बनता है। तो आपने जाना है कि परावर्तन कोण जो होता है वो परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अविलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण होता है। ठीक है, चलिए हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं। ठीक है, अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं और परावर्तन के लिए भी 2 ही नियम होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए बच्चों हमारे पास अवतल दर्पण का होना ज़रूरी है। अवतल दर्पण से हमेशा वास्तविक और सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो इसका आंसर होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। तो ध्यान देना है कि वस्तु का आभासी प्रतिबिंब जो है वो समतल दर्पण द्वारा भी मिलता है, अवतल दर्पण द्वारा भी मिलता है और उत्तल दर्पण द्वारा। तीनों प्रकार के दर्पण में हमें वस्तु का आभासी प्रतिबिंब ही मिलता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा घ, तीनों प्रकार के दर्पणों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है। तो आप जानते हैं कि छोटा प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा उत्तल दर्पण से प्राप्त होता है और यह हमेशा आभासी यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब हम लोग उत्तल दर्पण से हम लोगों को मिलता है। इसका आंसर घ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है ना। तो इसका आंसर होगा वास्तविक बिंदु स्रोत से हमेशा जो है समांतर किरण पुंज मिलता है बच्चों। कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस दूरी पर बनता है। तो अवतल दर्पण के फोकस दूरी पर जब प्रतिबिंब बनाना हो तो फोकस पर रखने से नहीं बनेगा, वक्रता केंद्र पर भी रखने से नहीं बनेगा, तो इनमें से कोई भी नहीं। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, क्या होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है बच्चों। ऑप्शन घ इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है। क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा। तो जब अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो वस्तु का बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसका ऑप्शन ग आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी और सीधा और आवर्धी प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। तो वस्तु जब दर्पण के ध्रुव और जब दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस पर, है ना, जब ध्रुव और उसके फोकस के बीच होती है तो सीधा और आवर्धित यानी कि बड़ा प्रतिबिंब बनता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो गाड़ी के चालक के सामने जो दर्पण रहता है वो उत्तल दर्पण रहता है। ठीक है, ऑप्शन ख। देखते हैं न्यू नेक्स्ट क्वेश्चन को, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब होता है। ध्यान रखना है कि उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो बच्चों, दाढ़ी बनाने के लिए जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, तो यह दर्पण कौन सा दर्पण होगा? कहता है क्वेश्चन बच्चों, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो दर्पण कैसा होगा? तो दर्पण जो है सीधा प्रतिबिंब दे रहा है, इसका मतलब है कि वो आभासी प्रतिबिंब देगा, है ना। तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा समतल दर्पण या उत्तल दर्पण दोनों में ही प्राप्त हो सकता है। तो इसका आंसर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, F=R/2 सही है किसके लिए? तो इसका ऑप्शन पहले मैं पढ़ता हूँ। उत्तल दर्पण के लिए सही है परंतु अवतल दर्पण के लिए नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। अवतल दर्पण के लिए सही परंतु उत्तल दर्पण के लिए नहीं, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल एवं अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए, इसका आंसर ग होगा बच्चों, क्योंकि उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो दोनों ही दर्पण में F=R/2 सही है। तो इसका ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है, इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब, तो देखिए बच्चों, जब आवर्धन कह रहा है कि ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब जो होगा वो उल्टा होगा। ठीक है, ध्यान रखना है, अगर आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, अगर आवर्धन धनात्मक है तो वो प्रतिबिंब जो है वो सीधा बनेगा। तो इसका आंसर जो होगा वो घ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो जल से तो लेंस नहीं बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? तो इस प्रकार का जब आंसर क्वेश्चन है हमारे पास, तो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में, इसका आंसर घ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? फिर से पढ़ते हैं, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को यानी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाएगा? तो इसके लिए वस्तु को फोकस दूरी पर रखना पड़ेगा। ऑप्शन ख इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभव है, कौन सा लेंस होगा बताना है बच्चों। तो कहता है कि किसी गोलीय दर्पण द्वारा पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, -15 सेंटीमीटर है। तो ये कौन सा लेंस होगा या फिर दर्पण होगा। तो ये अवतल लेंस भी हो सकता है, सॉरी ये और अवतल दर्पण दोनों हो सकता है। तो दोनों अवतल होंगे, यानी दर्पण भी अवतल और लेंस भी अवतल अवतल होगा। तो इसका आंसर ख होगा। बेटा, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो दर्पण कैसा होगा। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, तो उसका प्रतिबिंब अगर सीधा प्राप्त होता है तो वो दर्पण कौन सा होगा। तो मैंने आपको बताया है कि अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी और सीधा होता है। तो ये कोई भी दर्पण हो सकता है, अवतल दर्पण भी हो, उत्तल दर्पण भी हो सकता है और समतल दर्पण भी हो सकता है। इसका आंसर घ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो यानी कि छोटे अक्षरों को पढ़ना है आपको, तो आप इसके लिए कौन सा लेंस का यूज करेंगे। तो इसके लिए आप 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लेना होगा। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। ऑप्शन ग इसका सही आंसर। हम लोगों के पास कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति करे टाइप का क्वेश्चन है बच्चों। तो चलिए हम लोग इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिस्थितियों में दर्पण का प्रकार बताइए। यानी कि पहला जो क्वेश्चन है ये कहता है किसी कार का अग्रदीप या हेडलाइट में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है। तो कार के जो आगे का हेडलाइट होता है, तो कार के आगे का जो हेडलाइट होता है बच्चों, उसमें अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किसी वाहन का पश्च दृश्य दर्पण, यानी कि आप देखते हैं कि गाड़ी जो होती है, बाइक हो या फिर कार हो, तो पीछे के चीज़ों को देखने के लिए जो है हम लोगों के पास एक साइड में एक आईना या मिरर या दर्पण लगा हुआ होता है। तो वो कौन सा दर्पण होता है। तो वो उत्तल दर्पण होता है। फिर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौर भट्टी में कौन से दर्पण का इस्तेमाल होता है। तो सौर भट्टी में भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये बड़े साइज का अवतल दर्पण होता है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश डैश में चलता है। तो प्रकाश किस प्रकार से चलता है। तो प्रकाश सरल रेखा में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण कौन सा होगा। तो दर्पण जो है वो समतल दर्पण होगा बच्चों। ठीक है, समतल दर्पण है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हमारे पास है, डैश प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो कौन से प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा डैश कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण किसके बराबर होता है। ये आपने फिगर को देखा है, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। तो आपतन कोण जो है वो हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा परावर्तन कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को डैश कहते हैं, है ना। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस की जो दूरी होती है उसको फोकस दूरी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की डैश होती है। तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो दोगुनी होती है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है बच्चों वो दोगुनी होती है। तो यहाँ पर दोगुनी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश दर्पण में नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश दर्पण में
वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। तो अवतल दर्पण में आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा वास्तविक वस्तु के केवल डैश प्रतिबिंब ही बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जब कोई किरण दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के डैश निकलती है, तो समांतर निकलती है, मुख्य अक्ष के समांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां कैसी होती हैं, तो धनात्मक। सभी दूरियां गोलीय दर्पण के डैश मापी जाती है, तो ध्रुव से मापी जाती है बच्चों। जितनी भी दूरियां होती हैं वो गोलीय दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी डैश होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, यानी कि माइनस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के अनुपात को डैश कहा जाता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की अनुपात को आवर्धन कहते हैं बच्चों, जिसको m से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आवर्धन का धनात्मक मान क्या बताता है, तो आवर्धन का धनात्मक मान बताता है कि वस्तु प्रतिबिंब जो है वो आभासी प्रतिबिंब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए डैश दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए हम लोगों को बड़े अवतल दर्पण का इस्तेमाल, यानी कि अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, तो आपने जाना है कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि F इक्वल टू R/2 होता है ना। तो हमारे पास ये 32 सेंटीमीटर है, तो 32 और बटा 2 यानी कि 16 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों जल्दी ही चैप्टर 2 का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने होगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए।